दोस्तों ये कहानी है 6 अगस्त 1945 की, जब जापान में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। हर सोमवार की तरह इस दिन भी सुबह 8 बजे लोग अपने ऑफिस पहुंचे ही थे कि कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से ठीक 8:15 पर कुछ नीचे गिरता है, जो कि दूर से क्लियरली विजिबल नहीं था। लोगों का कहना है कि एग्जैक्टली 43 सेकेंड्स के लिए ये नीचे गिरता रहता है, जिसके बाद पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि एक चुटकी में ही 80,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये दुनिया के इतिहास में पहला और आखिरी परमाणु हमला था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे किया था। लेकिन ज्यादातर लोग आज भी ये नहीं जानते हैं कि ये हमला आखिर क्यों किया गया था, क्यों अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1941 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये वही चाइना है जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुल के बात करता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 अलग अलग अलायंसेस बन गए थे, जिसमें एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर करके बुलाया जाता था, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और USA, जिन्हें एलाइड पावर्स बुलाया जाता था। इस एलाइड पावर में चाइना और फ्रांस जैसे देश भी जुड़े हुए थे। इस जंग में अमेरिका बिल्कुल न्यूट्रल था और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध का एक हिस्सा ना बने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए नुकसान की वजह से वो अपने आप को यूरोप और एशिया में होने वाले जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। लेकिन एक देश था जो अमेरिका के लिए अब भी एक टेंशन बना हुआ था, और वो था जापान। शुरुआत से ही जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के देशों पर धड़ाधड़ कब्जा करता जा रहा था, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। धीरे धीरे करके कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान अपना कब्जा जमा चुका था। पैसिफिक ओशियन में भी जापान की नज़र फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे आइलैंड्स पर थी। इन तीनों ही आइलैंड्स पर अलग अलग कंट्रीज का कब्जा हुआ करता था, जो कि जापान की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन हुआ करता था। जापान की हरकतों से परेशान होकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया था। उस समय तक जापान अपना 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था। अब अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना से अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद भी अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए। तेल ना होने के बावजूद भी जापान ने फैसला किया कि वो अपनी फौज चाइना से वापस नहीं लाएगा, और साथ ही साथ उसने ये भी प्लान किया कि वो तेल के लिए अब इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए पहले इन्हें फिलीपींस पर कब्जा करना था, जो कि अमेरिका की एक कॉलोनी थी। लेकिन जापान को अच्छी तरह से मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे जापान के पास ऑयल रिजर्व्स खत्म होते जा रहे थे, और उनके पास हमला करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो सबसे पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पे ही एक सरप्राइज अटैक करके पूरे बेस को उड़ा देंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। इसके लिए जापान ने अपनी फ्लीट तैयार करनी शुरू की, जिसमें 2 बैटलशिप के साथ साथ 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरत अंगेज तौर पे 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन सभी एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। उस समय पर्ल हार्बर पर भी लगभग इतनी ही अमेरिकन फोर्स खड़ी थी जो कि इस हमले को नाकामयाब कर सकती थी, लेकिन इन्हें इस हमले के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जापानीज फौज छुपते छुपाते 8000 किलोमीटर का रास्ता तय करके अब पर्ल हार्बर के नजदीक उस पॉइंट पर आ चुकी थी जहां से इन एयरक्राफ्ट्स को टेक ऑफ करना था। 7 दिसंबर 1941 का वो दिन आ चुका था जब US नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी। सुबह 7:57 पे जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पे 2 अलग अलग ग्रुप्स में ढावा बोल दिया था। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश करते हुए पर्ल हार्बर पर भारी नुकसान किया था। पूरे 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए।
पहले तो ये लगा कि शायद ये हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों बाद ही बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया जिसने बॉम्ब गिरा कर बचा कुचा बेस भी बर्बाद कर दिया। ये हमला पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक चलता रहा, जिसने अमेरिका के नेवल बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। चारों तरफ काला धुआं और आग ही आग दिखाई दे रही थी। हमला खत्म होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को इस वर्ल्ड वॉर 2 में भी धकेल चुके थे। इस हमले के अगले ही दिन यूएस ने भी जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा। पूरे 4 महीनों के बाद अमेरिका ने भी जापान पर बिल्कुल वैसा ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पे किया था। अमेरिका ने ठीक उसी तरह अप्रैल 1942 में जापान की कैपिटल टोक्यो पर बॉम्ब की बरसात की थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की तरफ से पहला हमला था, जिसके बाद अमेरिका ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान की लड़ाई ऐसे ही चलती रही, जिसमें धीरे धीरे अमेरिका का पलड़ा भारी होता गया। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी भी सूरत में हार नहीं मान रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी दाव इस्तेमाल कर लिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिका का एक बोइंग B-29 विमान उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसने 4400 किलो वजन वाला लिटिल बॉय नामक बॉम्ब हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरा दिया। एग्जैक्टली 43 सेकेंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। धमाके की वजह से जमीन पर एक फायरबॉल बन जाती है, जैसे कि मानो धरती पर एक छोटा सा सूरज बन गया हो, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने पल भर में ही पूरे हिरोशिमा को मिट्टी का ढेर बना दिया था। ये हमला इतना भयानक था, जिसकी वजह से जापानीज मिलिट्री लीडर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इस हमले से वो अभी उबर ही रहे थे कि 3 दिनों बाद 9 अगस्त को भी अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका नाम फैटमैन रखा गया था। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये हिरोशिमा में इस्तेमाल हुए बॉम्ब लिटिल बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर था, जो कि कुल 4670 किलो का था, जिसके गिरते ही नागासाकी का पूरा शहर मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसमें कम कैजुअलिटीज होती हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ियां थीं, जिसकी वजह से रेडिएशन ज्यादा दूर तक फैला ही नहीं। ये इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसको देखते हुए 6 दिनों के बाद जापानीज सुप्रीम काउंसिल ने अमेरिका के डर से सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका इसी तरह से एक एक करके उनके सारे शहरों पर बॉम्ब गिराता रहेगा। इस सरेंडर के पीछे कई और कारण भी मौजूद थे, लेकिन ये कारण उन सब में से सबसे बड़ा था। इस हमले के बाद से आज तक इन शहरों के आसपास के बच्चे अपंग पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी हिरोशिमा और नागासाकी की, जो कि हमले के 78 सालों बाद भी एक दर्दनाक मंजर बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में। Till then, as always, keep learning and keep growing.